Hello everyone, welcome to Super 20 Institute. My name is Vanchika Sharma and I am your biology teacher. लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में हमने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट का, दैट वाज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो उसमें हमने अभी तक तो बेसिक चीज़ें डील करी थी फर्स्ट लेक्चर में. सेकेंड लेक्चर में हमने थोड़ा सा मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था. आज हम वही अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, हमने मेल गैमेटोफाइट की पूरी फॉर्मेशन पढ़ी नहीं थी. आज इस लेक्चर में हम वही कंप्लीट करने वाले हैं. तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट के 2 लेक्चर्स में क्या करा. ठीक है, अभी तक जो हमने टॉपिक्स डील किए हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर. ठीक है, उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट. एट लास्ट हमने जो डील करना है वो है डेहिसेंस ऑफ एंथर. जो हमने कल के लेक्चर में डील किया था दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, आज हमने जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट देन डेहिसेंस ऑफ एंथर. कल मैंने आपको इस वर्ड का मतलब बताया था कि डेहिसेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और मैच्योर होने पे जब वो रिलीज होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेहिसेंस. क्या मतलब है, जब पोलन ग्रेन्स हमारे जो हमारा एंथर है एक बायोट स्ट्रक्चर है. ठीक है, अपॉन मेच्योरिटी वो स्ट्रक्चर रप्चर होगा. ठीक है, रप्चर होने पे जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर. ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि टूट रहा है. बायो में इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट इज डेहिसेंस. ठीक है, तो आज हम एक बार ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कि यहाँ पे क्या हो रहा था. ठीक है, तो हमने कल देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू से हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है. राइट, तो फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है, अब हमें पता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारा 2n है. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली अगर हमें उसको हैप्लॉइड बनाना है तो रिडक्शनल डिवीजन ही होगी ना. रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब होता है, मियोसिस. ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, रिडक्शनल डिवीजन से, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है. राइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेंगे टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, और हर एक माइक्रोस्पोर हमारा एन होगा. ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे टेट्राड बन सकते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास टेट्राहेड्रल टेट्राड. ठीक है, कौन सा था हमारे पास सबसे पहला, टेट्राहेड्रल टेट्राड. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टाइप का बन रहा था वो था हमारे पास आइसोबाइलेटरल.
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप का बन रहा था वो था लीनियर टेट्राड, ठीक है। देन जो हमारे पास बन रहा था वो था टी शेप टेट्राड। और एक और टाइप का हमारे पास बनता है दैट इज डेक्यूसेट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर। तो हमारे पास टेट्राड बन रहा है माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है। तो वो कौन कौन से शेप में हमें मिल सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल टेट्राड हो सकता है, या आइसोबाइलेटरल हो सकता है, या लीनियर हो सकता है, या टी शेप हो सकता है, या डेक्यूसेट हो सकता है। इसके अलग अलग नाम इसकी शेप के बेसिस पर है, राइट। तो जो इसमें नोटवर्दी पॉइंट्स है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ना, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ओनली वन और टू टाइप्स ऑफ tetrad are present, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि सिर्फ एक या दो टाइप के टेट्राड ही प्रेजेंट होंगे। बट एज आई सेड अर्लियर कि हमारे पास जो बायो है इट इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि प्लांट होता है हमारे पास, इसका नाम है एरिस्टोलोकिया, ठीक है। क्या नाम है प्लांट का, रिपीट विद मी, एरिस्टोलोकिया। तो इसमें ऑल 5 टाइप्स ऑफ tetrad are present, ठीक है। क्या पढ़ा अभी अभी हमने हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ एक या दो टाइप्स के टेट्राड प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर्स के। बट हमारे पास एक एक्सेप्शन है दैट इज एरिस्टोलोकिया। उसमें पांचों के पांचों टाइप के टेट्राड्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट में, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, वरना हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक बार देख लीजिए हमने कहाँ कहाँ तक डील किया है। अभी तक मैंने आपको कल वाला क्वेश्चन रिवाइज करवाया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस का। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो हमने अभी जो प्रोसेस पढ़ना है वो हमने पढ़ना है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, राइट। तो अब हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट बन कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन में, जो हमारा माइक्रोस्पोर है, ठीक है। हम एक बार माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है।
मेरे साथ 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 आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है हमारे पास माइक्रोस्पोर की जो डिसकंटिन्यूअस लेयर है, ये है एग्जाइम। ठीक है, उसके बाद जो उसके अंदर वाली लेयर है ये है इंटाइन। ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है हमारा जो बीच में गैप्स है वो है जम्पर, और ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर है। ठीक है, तो कल हमने अपना लेक्चर में स्ट्रक्चर भी देखा था पोलन ग्रेन का कैसे बनता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको कल जब बताया था तो आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था मैंने। ठीक है, ये हमारा पोलन ग्रेन। ठीक है, मैं सपोज किया। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर मैंने आपको बताई थी एग्जाइम। ठीक है, उसके अंदर वाली मैंने आपको बताई थी इंटाइन, और बीच में जो गैप्स है उनको मैंने बताया था ये जर्म रूट। ठीक है, तो पहले हम इसको अभी के लिए आप लोग ध्यान में रखिए। पहले मैंने आपको एग्जाइम, जर्म और इंटाइन के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, किस किस से ये बनी होती है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे, हम करेंगे बात एग्जाइम की। ठीक है, पहली बात तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट है ना, इसी वजह से हम इसको डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आएगा तो वो क्या आएगा, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। ठीक है, और आपको पता है हर एक लेयर किसी ना किसी चीज की बनी होती है, तो ये लिपिड की बनी होती है। कौन सी लिपिड की, स्पोरोपोलिन। ठीक है, किससे बनी होती है ये, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसका। जो स्पोरोपोलिन होता है ना वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। राइट, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अब हमें पता है स्पोरोपोलिन को कोई डिग्रेड ही नहीं कर पा रहा, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, कई बारी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से बहुत देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमें काफी सारे फॉसिल पोलन ग्रेन्स भी मिले हैं। ठीक है, बहुत पुराने, हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन्स भी हमें मिले। क्यों, क्योंकि उनको एंजाइम ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। एज वी ऑल नो कि वो इतनी ज्यादा हार्ड है कि कोई एंजाइम भी उसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर एंजाइम नहीं डिग्रेड कर सकता तो उस पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में, है ना, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या ही रोल प्ले कर लेगा, या ह्यूमिडिटी या और भी जो अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो कहाँ ही इसको अफेक्ट कर पाएंगे एंजाइम को, राइट। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे फॉसिलाइज्ड पोलन भी मिले हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें यहाँ तक समझ में आ गया, एंजाइम के फंक्शंस हमें क्लियर हो गए। पहली चीज तो ये डिसकंटिन्यूअस होती है नेचर में, दूसरा ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन क्या है, एक लिपिड है। ठीक है,
the presence of exine layer, pollen grains are able to live up to thousands of years, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फॉसिलाइज्ड पोलेंस भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाइम लेयर जो है हमारी किसकी बनी हुई है और उसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो है हमारे पास इंटाइन, ठीक है। अब डायग्राम में दिख रहा होगा जो हमारे एग्जाइन है वो तो डिसकंटिन्यूअस है, ऑन द ऑपोजिट ये क्या है जो हमारी इंटाइन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इट इज continuous in nature, right? फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। दूसरा हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे ना कि किस चीज की बनी हुई है हमारे इंटाइन, तो क्या कॉम्पोजिशन है इसकी, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। किस किस की बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन की। तो इसको हम कई बार कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सेलुलोपैक्टिन, ठीक है। दो चीजों की बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन की, और कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलोपैक्टिन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड चीज थी दैट वाज जर्म पोर, ठीक है। तो अब जर्म पोर आपको पता है जो गैप्स है एग्जाइन में, ठीक है, उन गैप्स को हमने क्या नाम बोला है, जर्म पोर्स। तो जर्म पोर का बेसिकली क्या फंक्शन है, जो हमारे मैच्योर पोलन ग्रेन्स है ना, will release from one of the germ pore। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं ना, वो इन्हीं में से एक जर्म पोर ये रहा, एक जर्म पोर ये रहा, एक जर्म पोर ये रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि इनमें से किसी एक जर्म पोर से ना जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स है ना वो रिलीज हो जाएंगे। तो बेसिकली जर्म पोर का एक छोटा सा ही फंक्शन है कि जो हमारे मैच्योर पोलन ग्रेन्स है उन्होंने रिलीज कहाँ से होना है, जर्म पोर के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, कैसा होता है, उसमें दो लेयर्स होती हैं, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन, ठीक है। और बीच में जो गैप्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। और इनके मैंने आपको फंक्शंस बताया और कॉम्पोजिशन बताया। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं कि मेल गैमेटोफाइट आखिरकार बनता तो बनता कैसे है, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा माइक्रोस्पोर बना, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इलॉन्गेशन हुई न्यूक्लियस की। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, हमारे पास इलॉन्गेशन हो रही है न्यूक्लियस की, ठीक है। फिर हम सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलॉन्गेट हो गया, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, एक्साइन इंटाइन
एंटाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जर्म पोर और हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इलॉन्गेशन हुई ना न्यूक्लियस की, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस हुई तो क्या बनेगा, एक जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना वो अनसिमेट्रिकल टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे स्टेप में, जो मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, पहली चीज तो जो हमने ध्यान रखनी है। दूसरा, जो क्रोमोसोम्स बनेंगे वो एक अनसिमेट्रिकल टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। एक बार हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आप बनाते रहिए मेरे साथ साथ डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाएगी इस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है ना, इसीलिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स बने हैं वो अनसिमेट्रिकल टेट्राड की फॉर्म में अरेंज हुए हैं। ठीक है, फिर से हम इनको देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये हमारी एंजाइम है, एंजाइम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हमारे पास बन रही है, क्या बन रहा है, अनसिमेट्रिकल टेट्रा। राइट, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ तक हमने क्या क्या किया। देखो, फर्स्ट स्टेप में इलॉन्गेशन हुई। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस इलॉन्गेट हो गया। राइट, इलॉन्गेशन होने के बाद क्या हुआ है, मियोसिस हुई है, उसी न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेट्राड बन रहा है, अनसिमेट्रिकल टेट्राड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लास्ट स्टेप में हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, डायग्राम्स बायो में बहुत जरूरी है। एक तो ये आपके कंसेप्ट्स की को क्लैरिटी देते हैं, दूसरी चीज ये बोर्ड्स में आपके स्कोर को अच्छा भी करते हैं, क्योंकि इतना शायद आप थ्योरी लिख दोगे ना भर भर के पेजेस, उसमें आपको मार्क्स ही मिलेंगे जितना आप एक डायग्राम के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू समझा सकते हो। आपके पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है। ठीक है, और टीचर को समझ में भी आता है कि हाँ बच्चे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, रिपीट विद मी, अब ये कौन सी क्लियर है, हमारी एग्जाम। ठीक है, ये हमारी एंटाइन, बीच में जो है हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला ना दो सेल्स बन रहे हैं। ऊपर वाला हमारा जो सेल है बड़े वाला, उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाला है जनरेटिव सेल। ठीक है, जो हमारे जनरेटिव सेल है ना, ये लेंस शेप भी हो सकता है और स्पिंडल शेप भी हो सकता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये हमारा क्या बना है, मैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, कौन क्या क्या बना है यहाँ पे,
यहाँ पे दो सेल स्टेज बनी है, एक हमारी वेजिटेटिव सेल है और दूसरी हमारी जनरेटिव सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स अच्छे से याद रखने, स्टार करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो 60% एंजियोस्पर्म्स के केसेस में ना हमेशा टू सेल स्टेज ही मिलती है। मतलब जो हमारा पोलन ग्रेन है ना वो टू सेल स्टेज पे, मैच्योर स्टेज पे बन जाता है, ठीक है। तो फिर वो रिलीज हो जाता है सारी वॉल्स को ब्रेक करके, एंथर वॉल को, ठीक है। बट 40% केस में क्या होता है, 40% या जो बाकी के एंजियोस्पर्म्स बच गए हैं, अगर 60% में टू सेल स्टेज है तो बाकी के 40% ही बचे ना, तो उसमें क्या होता है, थ्री सेल स्टेज बनती है, ठीक है। कैसे, जो हमारा जनरेटिव सेल होगा ना, इसमें एक्सेप्ट नॉर्मल केस में यही प्रोसेस चलता है यहाँ तक, बट जो मैं आपको रेस्ट ऑफ द 40% के वाले केस में बोल रही हूँ, वहां पे क्या होता है, म्योसिस हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, दो सेल्स, यहाँ इनको हम क्या बोल सकते हैं, दो मेल गैमेटोफाइट करते हैं। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, जो हमारा जनरेटिव सेल है ना, वहां पे मियोसिस हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या देखा हमने, नॉर्मल 60% केसेस में, ठीक है, यहाँ तक के प्रोसेस होना है, टू सेल स्टेज पे ही हमारा जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर हो जाएगा। बट जो हमारे रेस्ट ऑफ द 40% एंजियोस्पर्म्स है उसमें थ्री सेल स्टेज होगी, ठीक है। थ्री सेल स्टेज कैसे होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में दो सेल्स बन रहे हैं ना, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। बट जो एक्सेप्शनल केसेस है, मींस रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, उसमें क्या होगा कि जो हमारा जनरेटिव सेल है वहां पे फिर से मियोसिस होगी, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे दो मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल तीन सेल्स बने ना, इसीलिए हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, थ्री सेल स्टेज, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है हमारा, ठीक है। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट बन गया, मैच्योर हो गया, रिलीज हो गया, अब ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये मैं आपको भी ओवरव्यू दे रही हूँ, हमने ये पूरा अच्छे से कवर करना है अपना नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमने फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अभी आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा सारा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू समझाया है कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमेशा क्या होता है, अपॉन मेच्योरिटी पोलन ग्रेन ना हमेशा सिंगल सिंगल फॉर्म में रिलीज होते हैं, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है ना वो सेपरेट ही नहीं होते, जैसे वो टेट्राइड फॉर्म में ही रहते हैं। तो ऐसे पोलन्स को ना हम कंपाउंड पोलन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम ऐसे पोलन्स को, कंपाउंड पोलन्स। क्या होता है कि जो टेट्राइड बनता है ना वो सेपरेट होते ही नहीं है, वो आपस में क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसे पोलन्स को हम बोलते हैं कंपाउंड पोलन्स, ठीक है। तो ये किसमें मिलते हैं कंपाउंड पोलन्स, हमें एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी आप, कंपाउंड पोलन्स की। एक है हमारे पास ड्रोसेरा और दूसरा है हमारे पास टाइफा प्लांट, ठीक है। दो एग्जाम्पल बताए हैं मैंने आपको कंपाउंड पोलन की। एक और कंडीशन हमारे पास मिलती है, वो है पोलिनिया।
ठीक है, ये हमें किस में मिलता है, ये हमें मिलता है बनाना के केस में। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं दैट इज, अब हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, हमारा मेल गैमेटोफाइट बन गया। ठीक है, एज इन ह्यूमंस जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, स्पर्म में होता है ना वो, तो वो भी कुछ ही टाइम के लिए वाइबल रहता है ना, वैसे ही हमारे जो पोलन ग्रेन्स है ना वो बहुत कम टाइम के लिए वाइबल रहते हैं। ठीक है, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, पोलन वाइबिलिटी। पोलन वाइबिलिटी बेसिकली क्या है, ऐसा टाइम पीरियड for which pollen grains are viable and potent enough to germinate on stigma। ठीक है, अब जो वाइबिलिटी होती है ना ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, वाइबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का सर्वाइवल है ना वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास टेम्परेचर ही दिमाग में आता है ना, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर पाते और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाते। तो वैसे ही हमारी जो पोलन वाइबिलिटी है ना, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सर्टेन environmental factors such as temperature, next humidity। ठीक है, और ये जो हमारी वाइबिलिटी है ना ये हमारे स्पीशीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज जेनेटिकली डिफरेंट है। ठीक है, अब उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से वो कई बार बहुत हाई टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला, जो पोलन वाइबिलिटी है इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, पोलन वाइबिलिटी के साथ साथ ना हमने एक और टर्म पढ़नी है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है छोटी सी डेफिनेशन, दैट इज क्रायो प्रेजर्वेशन। ठीक है, और ये हमेशा बोर्ड के एग्जाम में ना आती है 2 नंबर में आपको डेफिनेशन। क्रायो प्रेजर्वेशन क्या होता है हमेशा पूछते हैं और ये आपको नीट में भी पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो क्रायो प्रेजर्वेशन बेसिकली क्या है, क्रायो प्रेजर्वेशन है द प्रोसेस ऑफ storing pollen grains in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रेजर्वेशन। मतलब हम जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर बहुत ही लो टेम्परेचर पे दैट इज -196 डिग्री C हम उनको स्टोर करके रखें ताकि हम उनको फ्यूचर में यूज कर पाए। ठीक है, इस स्टोरेज के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रेजर्वेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हमने हमारे लास्ट टॉपिक से डील करना है, दैट इज हमने पोलन के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है। ठीक है, पोलन्स की नेचर कैसी होती है। ठीक है,
जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव। अगर ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव है ना नेचर में, तो क्या होगा, इनको हम कंज्यूम करेंगे क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कई लोग इसको सप्लीमेंट फॉर्म में भी यूज करते हैं। कैसे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, हमारे पास सिरप की फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं। तो हम पोलन ग्रेन्स को उनकी हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से इनको हम एज अ सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। तो अगर हम इसको क्यों इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्योंकि हमने देखा है कि जो एथलीट्स हैं, ठीक है, ये उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एज सप्लीमेंट यूज करते हैं। और जो हॉर्स रेसेस में रेसिंग कर रहे होते हैं, हॉर्स की एफिशिएंसी को भी इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। और जो उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये समटाइम्स some people are allergic to pollen grains, ठीक है। तो कैसी एलर्जी होगी, कई बार स्किन एलर्जी हो जाती है और कई बार हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं ये पोलन ग्रेन्स। तो हमारे ब्रोंकाइटिस नाम की छोटी सी डिजीज हो जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी वांसी होने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ लोग कई बार एलर्जिक होते हैं पोलन ग्रेन्स से। कैसे पोलन ग्रेन्स, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैरेट ग्रास है ना, उससे लोग एलर्जिक होते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि मैंगो का सीजन आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना कफ स्नीजिंग इसकी प्रॉब्लम हो जाती है इस सीजन में। क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो एलर्जिक होते हैं उसके पोलन ग्रेन्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो मेजर पोर्शन था इस चैप्टर का वो था कि हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट पढ़ना था, ठीक है। हमने यहाँ पे चार चीज़ों से डील किया। सबसे पहले हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, देन हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस, देन हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, एंड देन हमने पढ़ा डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। और फिर हमने पोलन ग्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ा, पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। अभी तक हमने इन सब चीज़ों से डील किया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर हाँ, मेरे को एक चीज़ याद आई। जब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको वहाँ पे दो केसेस पढ़ाए हैं ना कि 60% केसेस में हमारे पास 2 सेल स्टेज होती है और 40% केसेस में हमारे पास 3 सेल स्टेज होती है। तो बहुत बार हमारे नीट में ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स व्हिच स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इज फाउंड, है ना, मेल गेमेटोफाइट। तो आप क्या आंसर दोगे, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज और नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, हमारा आंसर क्या होगा, 2 सेल स्टेज। क्यों पूछा उन्होंने, मोस्ट ऑफ द केसेस पूछा ना, मेजॉरिटी पूछा है। तो मेजॉरिटी के केसेस में क्या हो रहा है, 2 सेल स्टेज ही बन रही है ना, वही जाके हमारे स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर रही है। तो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 सेल स्टेज, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कोई एक्सेप्शन या माइनॉरिटी वाला केस हमसे नहीं पूछा, ठीक है। तो अब आपको कल छुट्टी है और आप लोगों ने ये पूरा जितना मैंने आपको करवाया ये रिवाइज करके आना है। और जो मंडे को क्लास होगी पहले मैं आप लोगों से सुनूंगी, मेरे को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगी, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर, मैं फर्स्ट क्लास से बोलती आ रही हूँ। आई जस्ट वांट कि आपके बेसिक्स क्लियर हो और जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से क्लैरिटी हो उन चीज़ों की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जब हमारी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट खत्म हो जाएगी, हमारे पास दोनों गैमीट्स आ जाएंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यही कंपाइल अप करते हैं, तो हम मंडे को मिलेंगे। ओके फ्रेंड, ओके, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।